किसी इंस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू है वो है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आया था बताओ? ये भी करना है भाई, हर दिन जो करते वो करा करो। बताओ क्या आया था? करंट क्या आया था कल पूरा डेरिवेशन करके? हाँ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये करंट आया है, वोल्टेज ये आया है। ये कौन सा वोल्टेज है? इंस्टेंटेनियस। और ये पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बदलता रहता है। किसी एक इंस्टेंट पे पीक वोल्टेज भी आता है। सिमिलरली करंट आया, ये फेज अलग है दोनों का। इसका ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फेज का मतलब बस ये है कि अगर दोनों का सेम फेज होता तो जिस समय ये जीरो होता उस समय ये भी जीरो होता। जिस इंस्टेंट पे ये मैक्सिमम होता उस इंस्टेंट पे ये भी मैक्सिमम होता। जिस इंस्टेंट पे ये नेगेटिव में मैक्सिमम होता सेम वही होता। तो फेज का मतलब ये है। अब फेज अलग अलग है, फेज अलग अलग है तो इसका मतलब ये है ये भी अभी मतलब एसएचएम कर रहे हैं दोनों। एसएचएम का मतलब ये मीन पोजीशन है, मान लो जीरो वैल्यू है, मैक्सिमम जा रहे हैं वी नॉट पर, फिर जीरो पर आ रहे हैं, फिर माइनस वी नॉट पर, फिर जीरो पर। इस तरह से चल रहा है पूरा सिस्टम। एसएचएम इसको बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। जीरो है, करंट मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है। तो एसएचएम ये भी चल रहा है। एसएचएम किसका? इसका। इसका एसएचएम भी चल रहा है, इसका भी एसएचएम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले में जब रजिस्टर था तो ऐसा था, जब रजिस्टर था तो ऐसा था, जिस समय ये मैक्सिमम हो रहा था उस समय ये मैक्सिमम, ये जीरो पर था तो वो जीरो पर था। ये वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो यहाँ पे भी करंट मैक्सिमम हो गया सर्किट में। जब रजिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो गया तो यहाँ पे भी करंट जीरो हो गया। यहाँ पर वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ तो यहाँ पे भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। फिर ये वोल्टेज जीरो हो गया, वहां पे भी करंट वोल्टेज, इस तरह से था, वो सेम फेज में थे। अब क्या है, ये जीरो है तो ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। ये जीरो मतलब ऐसे ले लो, पहले तो ऐसे था जब रजिस्टर था तब ऐसे था, दोनों जीरो दोनों मैक्सिमम, दोनों जीरो दोनों मैक्सिमम, ऐसे इस तरह से चल रहा था, दोनों का एसएचएम एक साथ था। अब क्या है ऐसा, ये तो जीरो है शुरुआत में, ये होगा माइनस पाई, मतलब ये यहाँ पे होगा, यहाँ पर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा ऐसे। ये मैक्सिमम होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा, लेकिन करंट अभी जीरो होगा सर्किट में। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय सर्किट में करंट जीरो रहेगा। फिर वोल्टेज जीरो उस समय करंट मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम होगा उस समय करंट जीरो हो जाएगा। तो अभी भी इसका एसएचएम चल रहा है ऐसे, इसका भी एसएचएम चल रहा है ऐसे, लेकिन दोनों का एसएचएम मैच नहीं है, ऐसे नहीं है। तो इस तरह से सेम फेज में नहीं है, अलग अलग फेज में। काम वही हो रहा है पहले जैसे, बस फेज अलग हो गया। इसका ओमेगा टी फेज है और इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और क्या बताया था हमने? और बताया था कि वी नॉट और आई नॉट में रिलेशन बताया था। क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर होता है। कौन सा? आई नॉट। और इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस क्या बताया था? ज़ाइल। जिसका क्या नाम दिया था? हिसाब के साथ करते चलो, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, कोई ज्यादा टफ है नहीं इसमें। इसको क्या नाम दिया था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस, अगर समझने वाले लिखते क्या है इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखते ही है। इसका मतलब क्या है कि इस सर्किट में इंडक्टर जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट भी ओम थी, वही यूनिट थी। ठीक है, और क्या बताया इसमें? ज़ाइल की वैल्यू बताई थी, ओमेगा एल। ओमेगा ये वाली ओमेगा कि कितनी फ्रिक्वेंसी से वो जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम। तो इस तरह से एसएचएम चल रहा है। एक सेकंड में कितनी बार, कितनी साइकिल हो रही? 50 साइकिल है। हमने जो करंट बनाया है ईएमआई वाले में, उसमें जो करंट क्या थी, वो ऐसे घूम रहा था, वो चक्का सा, याद हो तो, तब जाकर करंट बन रहा था। तो एक सेकंड में 50 चक्कर मार रहा था। तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या है? एक सेकंड में कितनी साइकिल्स? 50 साइकिल। तो उस हिसाब से ओमेगा की वैल्यू डिसाइड है। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 रेडियन पर सेकंड। और एल की वैल्यू हमें पता है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी होगी 200 300। उस हिसाब से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इसका इंडक्टर का।
तो देखो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। क्यों? ओमेगा जितना ज्यादा होगा क्या उतना जल्दी जल्दी वेरिएशन होगा। और एल क्या करता है? एल करंट में चेंज को अपोज करता है। तो जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा अपोजिशन होगा, और जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा ओमेगा होगा, और जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अपोजिशन ज़्यादा होगा ना, कि वो करंट को मैक्सिमम नहीं होने देगा, फिर घटने नहीं देगा। यही तो काम रहता है ओमेगा इसका, सेल्फ इंडक्टर का। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। और क्या रह गया था इसमें पढ़ने को लिए? ये तो लिखवा दिया था, डेरिवेशन वेरिएशन हो गई थी इसकी। और क्या रह गया था इसमें? फेजर डायग्राम, तो सॉरी वेव डायग्राम। वेव डायग्राम बना लो इसका, मैंने कहा था बना के लाना। तो भाई देखते हैं ये क्या है, कौन सा वो है ग्राफ है? वोल्टेज का। अच्छा, एक और फॉर्मूला था इसमें, वी नोड आई नोड आर एल जाई एल। और कौन सा लगा सकते हैं अगर हम वी आर एम एस निकालें? आई आर एम एस जाई एल, ये भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? कुछ नहीं है, डिवाइड बाय रूट 2 कर दो, डिवाइड बाय रूट 2 कर दो। आई नोड बाय रूट 2 क्या होता है? आई आर एम एस। सॉरी, आई नोड बाय रूट 2 क्या होता है? आई आर एम एस। वी नोड बाय रूट 2 क्या होता है? वी आर एम एस। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा वैलिड। क्यों नहीं होगा? ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट। अरे तो पीक वोल्टेज है। मान लो ये है मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं एसएचएम में? क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं मीन पोजीशन, और ऊपर वाली पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाली दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। और इस वाली लेंथ को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है? आई नोड और वी नोड, यही तो एम्पलीट्यूड है। तो इसका आई नोड और इसका वी नोड आपस में रिलेटेड है, इसका आई आर एम एस और इसका वी आर एम एस रिलेटेड है। लेकिन इसका इंस्टेंटेनियस करंट और इसका इंस्टेंटेनियस आपस में रिलेटेड ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि दोनों ऐसे चलते अगर एक साथ एसएचएम करते तब तो हो सकता था। पर अभी क्या है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे है, अभी एक जीरो पर है, एक यहाँ पर है, फिर वो ऊपर पहुंचे, ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। हर इंस्टेंट पे इनकी अलग अलग वैल्यू, हर इंस्टेंट पर इनकी वैल्यू अलग अलग है, तो इनको रिलेट ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का फेज अलग अलग है। इसका ओमेगा टी फेज है, इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो एक इसका वोल्टेज हुआ वी का, वी नॉट साइन ओमेगा, इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये वैल्यू हो जाएगी वी नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगी माइनस वी नॉट। वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है वी नॉट साइन, ये पूरा ग्राफ है, मैंने तो ऐसे एरो यहाँ दिखाया है। ठीक है, अब करंट का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, टाइम की वैल्यू रखो। अच्छा, मैंने ये ग्राफ कैसे बनाया? इसमें रख सकते हो टाइम की वैल्यू। जैसे ये क्या होता है? पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, बस इतना ही करना है। यहाँ टाइम रख दो, टाइम कितना था? टी बाई 4, टी बाई 2, 3 टी बाई 4 और टी। अच्छा, ये ग्राफ कैसे बना लो। टी की वैल्यू 0 रखो, टी की वैल्यू 0, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई? 0, ये रही 0। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है ना, टी इक्वल टू 0 है, और एंगल है 0 डिग्री, टाइम 0। फिर टाइम की वैल्यू रख दो पाई, टी बाई 4, टी की क्या रख दो? टी बाई 4, फिर रखो साइन ओमेगा टी बाई 4, और ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। देखो, दो वैल्यू है, एक तो है टाइम की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, और यहीं से तुम ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई टी। दोनों ही वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अधिकतर लोग ये वाली यूज करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो साइन ओमेगा की वैल्यू रख दी हमने 2 पाई बाई टी, और यहाँ पर जो टाइम हमारा कितना है? टी बाई 4। तो टी से टी कटा, ये गया इस पर, तो क्या आया? साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यानी 1।
तो ये हो गया साइन 90 डिग्री यानी 1। देखो साइन पाई बाई 2 आ गया 90 डिग्री 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी नॉट। देखो इस इंस्टेंट पे वैल्यू कितनी है वी नॉट। मैंने कहा वैल्यू यहाँ मिलेगी इस वी एक्सिस पर। फिर रखो टाइम टी बाई 2, इसमें रखोगे टाइम टी बाई 2, इसका आंसर आएगा 0, फिर 0 हो गया। फिर रखोगे इसमें 3t/4, इसमें आंसर आएगा -1, तो ये माइनस वी नॉट हो जाएगा। और इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब हमें इसका ग्राफ निकालना है, तो t = 0 रख दो। t = 0 रखोगे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। क्या आएगा साइन -π/2, क्या आएगा साइन -π/2, साइन -π/2। तो साइन माइनस कुछ भी एंगल तो माइनस बाहर आ सकता है, तो माइनस साइन π/2, ठीक है। और साइन π/2 है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो हो जाएगा -1। तो मैं यहाँ -1 रखूंगा और आई नॉट बाहर है तो माइनस का आई नॉट। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी t = 0 पे माइनस आई नॉट, यहाँ पर कहीं आएगी, थोड़ी वी नॉट से कम होती है ना, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट t = 0 पर। t/4 रखेंगे, t/4 रखेंगे यहाँ पर, तो ये π/2 आएगा कुछ, ओमेगा टी कितना आएगा π/2, और π/2 माइनस π/2 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ। फिर रखेंगे पाई, यहाँ पाई आ जाएगा, पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2 यानी 180 - 90, 180 - 90 90 साइन 90 एंड 1 यानी कि आई नॉट आ जाएगा। इस वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगी वैल्यू आई नॉट मान लो यहाँ पर है, और ये आ जाएगा आई नॉट, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। और फिर अगले वाली आ जाएगी जो देखो मिनिमम थी 0 हुई, मैक्सिमम हुई, और अगले पे 0 हो जाएगी, अगले पे 0 हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर से मिनिमम हो जाएगी। तो ग्राफ ऐसे ही आएगा। ये किसका ग्राफ आएगा, ये भी SHM ग्राफ है, मतलब साइनोसिडल ग्राफ है, साइन का ग्राफ है भी। एक्चुअल में इसका माइनस कॉस का ग्राफ है। कल का याद है, कल बताया था माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया था, तो हमने माइनस कॉस को लिख दिया था साइन π/2 माइनस ओमेगा टी ऐसे लिखा था, और यही हुआ था साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। तो हमने जो अभी ग्राफ बनाया है, इसका ग्राफ बनाया है साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और एक्चुअल में था क्या माइनस कॉस ओमेगा टी। तो एक्चुअल में ये ग्राफ माइनस कॉस ओमेगा टी का भी है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, I = आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये आएगा ग्राफ। इसको मैं थोड़ा डॉटेड बना देता हूँ, वो वाला ग्राफ हमने वैसा बनाया है, बोल्ड बनाया है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, लिख लो जल्दी से ड्राइव। ये आएगा वेव डायग्राम, दिस इज योर वेव डायग्राम। ये आएगा वेव डायग्राम। इसको साथ के साथ करते रहो, इस चैप्टर को जो जो डेरिवेशन होती जा रही है उनको करते रहो, तो साथ के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपकी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, यही चीज़ें याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना।
इधर से मैंने बताया है इधर से क्वेश्चन का वैल्यू बताने के लिए कि वैल्यू कैसा ही है। मैथ तो ठीक है पढ़ने में, ये कैसे कमजोर रह गए देव? हैं? नहीं, जैसे 9वीं 10वीं में तुम्हारे साथ था अच्छा, तो तब तो तुम बात ही नहीं कर देते हैं। तो वैसे तुम्हारी बड़ी क्लास थी, मैं की छोटी क्लास, 33 बच्चे हैं उसके, तुम्हारे में 38-40 बच्चे थे, फर्क तो पड़ता ही है। देख लिया। नेक्स्ट है कौन सा डायग्राम? फेजर। फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखो यहाँ से, अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से समझ आ रहा है। t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 0 है और उसकी वैल्यू माइनस आई नोड है। यहाँ पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो अलग अलग है। आई नोड भी माइनस आई नोड से आई नोड SHM कर रहा है, ये भी कर रहा है वी नोड से, पर अलग अलग टाइम पे कर रहा है, अलग अलग टाइम पे कर रहा है। तो ये है। अब आते हैं फेजर का, फेजर डायग्राम। तो यहाँ हमने लिया था पहले वी नोट, मैक्सिमम वैल्यू वी नोट, और ये लिया था एंगल ओमेगा टी। तो ये बना था V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अरे वी नोट ये वाला बना था वी नोट कॉस ओमेगा टी, और ये वाला बना था वी नोट साइन ओमेगा टी। ये बना था वी नोट साइन ओमेगा टी, और वी नोट साइन ओमेगा टी कुछ नहीं है, V है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। जैसे जैसे घूमेगा वी नोट वाला वेक्टर जैसे जैसे घूमेगा, शुरुआत अभी यहाँ पर है, शुरुआत में यहाँ रहा होगा और ये चक्कर मारेगा पूरे उसमें, ऐसे घूमता है फेजर, पूरे सर्कल में घूमता है। तो कल बताया था मैंने, जब यहाँ रहेगा तो V की वैल्यू, इस वाले V की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू 0 रहेगी। जब ये फेजर घूम के ऐसे हो जाएगा तो इसकी वैल्यू V नोट हो जाएगी, फिर घूम के यहाँ आएगा फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से V की वैल्यू ऊपर नीचे, तो लगातार ऐसे चलता रहेगा। कल बना के भी दिखाया था, है ना। अब करंट का फेजर क्या होगा? करंट क्या है? इससे 90 डिग्री पीछे है, ये 90 डिग्री पीछे है, -π/2। तो इससे 90 डिग्री पीछे, इससे 90 डिग्री पीछे, तो यहाँ कहीं होगा करंट, जो कि इससे 90 डिग्री पीछे है। ये है बढ़ता हुआ एंगल, अगर पीछे है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा आपका आई नोड, और इसका ये होगा मैक्स, ये हो जाएगा आई नोड साइन, इसका एंगल कितना ओमेगा टी, और इससे 90 डिग्री पीछे तो -π/2। और ये क्या है पूरा आई नोड साइन ओमेगा टी, ये आपका है इंस्टेंटेनियस करंट, किसी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू है। अब ये भी घूमेगा तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी, और घूमेगा हमेशा ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे। जब ये 90 हो जाएगा मैक्सिमम तो ये 0 हो जाएगा। हाँ तुम देखो ना, जब ये करंट 0 हो जाएगा यहाँ पे, जब करंट ऐसे आ जाएगा तो ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा,
ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तुम उसमें ग्राफ में देख सकते हो, जब करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, और जब ये यहाँ रहा होगा यानी माइनस आई नोड पर, तो वोल्टेज जीरो रहा होगा, उसमें देख सकते हो। तो वो है दिखाने का तरीका, वहाँ अलग तरीके से दिखाया, यहाँ इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं फेजर डायग्राम, ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा, अब इतना बड़ा करके नहीं दिखाते, डायरेक्ट दिखाते हैं। डायरेक्ट कैसे दिखाते हैं? ये तो रियलिटी है, रियलिटी में तो ऐसा होता है, तो दिखाते कैसे? ऐसे सीधा सीधा दिखा देते। इंस्टेंटेनियस करंट आई इस तरफ दिखा दिया, और वोल्टेज इससे आगे है ना, तो इससे आगे वोल्टेज दिखा दिया। ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट आई, और ये हो गया वोल्टेज। वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे है। जैसे इंस्टेंटेनियस करंट का फेजर, और दिस इज वोल्टेज का फेजर। किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस। करंट अक्रॉस इंडक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस इंडक्टर, इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस वोल्टेज ओ इंडक्टर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। देख लिया? अब क्या आएगा बताओ? कैपेसिटर सर्किट थ्योरी फिर से देखेंगे। पहले रेजिस्टर को लेके देखा कि वोल्टेज और करंट कैसे चल रहे हैं, फिर इंडक्टर को लेके देखा, अब आएगा कैपेसिटर। ठीक है, वोल्टेज क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओ, क्वेश्चन नहीं कराया था ना उसका, एक कराया था शायद, वो पूरा नहीं हो पाया था। वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं पहले इंडक्टर का, कल कराया था शायद। है ना, देखते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, L बराबर 2 हेनरी दिया था, V इक्वल टू दिया था ऐसे। इसको छोड़ो, अभी क्वेश्चन करते हैं। L दिया था 2 हेनरी,
और v क्या दिया था देखते हैं। 10 sin हाँ 10 sin साइन 10t प्लस 30, 10 sin 10t प्लस 30। तो करंट निकालना था, कौन सा करंट निकालना है? इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट हमें पता है ऐसे होता है कुछ आई नोड साइन और कुछ होता है इसके अंदर, यही होता है। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो मुझे आई नोड निकालना पड़ेगा और इसके अंदर जो भी होता है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से निकाल क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें समझ आ रहा है ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है वी नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे कुछ। और यहाँ पर जो फेज दिया हुआ है, फेज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 10t प्लस 30। अभी तक हम ओमेगा टी लेते थे, अरे वो इसलिए नहीं लेते थे, हम जीरो से स्टार्ट करके मानते थे, हम मानते थे वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, मान लो एंगल फाई है और कुछ नहीं। तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करके साफ साफ क्या समझ आ रहा है कि वी नोट की वैल्यू 10 वोल्ट, वी नोट की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, यानी मैक्सिमम पीक वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट। तो मतलब जो अपना वोल्टेज है वो क्या है, 0 से 10 जा रहा है, फिर 10 से 0 जा रहा है, फिर 10 0 से -10 जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 10 जा रहा है, फिर 0 जा रहा है। तो ऐसे इस तरह से वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर रही है, 10 से 0 से 10, 10 से 0 या -10 से +10 की वेरी कर रही है। ओमेगा कितना दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा कितना दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड। और फेज क्या दिया हुआ, फेज लिख लेते हैं, फेज दिया हुआ है 10t प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर आई नोड निकालना है, आई नोड कैसे निकलेगा, वी नोड पता है तो आई नोड निकल जाएगा। क्या होता है आई नोड, वी नोड अपॉन रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है जाइल जाइल, स्मॉल सबस्क्रिप्ट में लगाते हैं इसको, है ना जाइल। जाइल की वैल्यू क्या है ओमेगा, और ओमेगा क्या दिया हुआ है 1/2 10, और एल की वैल्यू